नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी कि इंटरमीडिएट का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोग को चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ-साथ नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है इसको भी दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मॉड्यूल 6 व्यावसायिक वित्त के अंतर्गत हम लोग पाठ 15 पढ़ रहे हैं जिसका कि शीर्षक है व्यवसाय का वित्तीयन। इस पाठ के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक 3 वीडियोस देख लिए हैं, 3 भागों में हम पढ़ चुके हैं अभी तक। तो जो हमने लास्ट में पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने लघु व्यवसाय के बारे में जाना था कि किस किस क्षमता के निवेश के उद्यम को हम लघु व्यवसाय में डालते हैं, जो 3 टाइप के होते हैं, सूक्ष्म, मध्यम और लघु। ठीक है, वो सब किसके हिसाब से बांटे जाते हैं, वर्गीकृत किए जाते हैं कि कितना निवेश उसके अंदर व्यक्ति द्वारा या उद्यमी द्वारा किया जा रहा है। इसके पश्चात हमने फिर लघु व्यवसाय की भूमिका के बारे में बात की थी कि भारत के लिए कितना जो निर्यात में इसका हिस्सा है, किस प्रकार से ये रोजगार में सहायक है। ठीक है ना, बहुत सारी चीजों के बारे में चर्चा की थी। फिर गांवों में भी लघु व्यवसाय की भूमिका के बारे में हमने बात की थी। इसके पश्चात हमने दीर्घकालीन वित्त प्राप्त करने की विधियों को पढ़ना शुरू किया है। दीर्घकालीन वित्त प्राप्त करने की विधियां जो हमने एक बार सरसरी तरह से देखी थी, वो देखी थी अंशों का निर्गमन होता है, इश्यू ऑफ शेयर से पैसा जुटा सकते हैं, ऋण पत्रों को जारी करके पैसा जुटा सकते हैं, वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकते हैं, जो कि बैंक के अलावा भी कुछ वित्तीय संस्थान होते हैं जो कि लोन देते हैं, सार्वजनिक जमा के माध्यम से हम लोन ले सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट से लाभों को संचय करके जो लाभ हमको होता है कंपनी को, उसको भी हम वापस निवेश कर सकते हैं कंपनी के कामों के लिए। और या फिर हम पट्टे पर वित्तीयन यानी कि लीज फाइनेंसिंग के माध्यम से भी दीर्घकालीन वित्त प्राप्त कर सकते हैं और विदेशी निवेश के माध्यम से भी दीर्घकालीन वित्त प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें जो ये पार्ट है इसके अंदर हम पहला जो टॉपिक है अंशों का निर्गमन यानी कि इश्यू ऑफ शेयर्स, जो ये टॉपिक है ये हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे ऋण पत्रों के निर्गमन की। उससे पहले एक बार फिर मैं आपको दोहरा देता हूं कि जो समता अंश होते हैं और जो पूर्वाधिकार अंश होते हैं उनके बीच क्या अंतर होता है। उसके बीच के अंतर 5 आधारों में हमने पढ़े थे। चयन के आधार पर जो समता अंश होते हैं इनको जारी करना आवश्यक होता है, कंपनी का जो अधिनियम होता है, कंपनी लॉ जो होता है उसके हिसाब से, जबकि पूर्वाधिकार अंशों को निर्गमित करना आवश्यक नहीं होता है। लाभांश का भुगतान समता अंशों को पूर्वाधिकार के पश्चात लाभांश प्राप्त होता है। अगर कोई लाभ बचता है तो वो समता अंशों के बीच बढ़ता है। पूंजी की वापसी भी सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशों वालों को की जाती है। अगर कंपनी बंद हो रही है तो सबसे पहले आप पूर्वाधिकार वाले अंश जो अंशधारक हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको पैसा वापस करेंगे, उसके बाद समता अंश वालों को देंगे। और मताधिकार की जहां तक बात करें, वोटिंग राइट्स की बात करें, तो जो समता अंश वाले हैं, जो इक्विटी शेयर्स वाले हैं, उनको वोटिंग राइट होता है, जबकि पूर्वाधिकार अंश वालों को वोटिंग राइट्स नहीं होता है। लाभांश का संचय भी केवल और केवल पूर्वाधिकार अंश जो होते हैं, संचयी पूर्वाधिकार अंश, उनके केस में ही संभव है, उनके ही विषय में संभव है। बाकी समता अंशों में लाभांश का संचय नहीं किया जाता है। ठीक है ना, इनको आगे नहीं ले जाया जा सकता है। और हमने ये भी पढ़ लिया था कि कंपनी अधिनियम और सेबी जो होता है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इनके नियमों के अनुसार ही अंशों का निर्गमन किया जाता है। अब बात आती है ऋण पत्रों के निर्गमन की, यानी कि इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ऋण पत्रों को डिबेंचर भी बोलते हैं। जिस प्रकार से आप बैंक से लोन लेते हैं उसी प्रकार से ऋण पत्र आप आम जनता के द्वारा ऋण प्राप्त कर सकते हैं आप। ठीक है ना, ऋण पत्रों को जारी करके तो जो व्यक्ति आपको लोन देने का इच्छुक होगा वो आपके ऋण पत्रों को खरीदेगा और इस प्रकार से जो खरीदा हुआ पैसा है वो आपको मिल जाएगा। जो क्रय राशि होगी, जो राशि वो प्रदान करेगा डिबेंचर को खरीदते समय, वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपने एक तरह से उससे लोन ले लिया। तो इनके निर्गमन से आपको दीर्घकालीन वित्त प्राप्त होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म जो आपको फाइनेंस है वो इससे मिलता है। इससे निवेशकों को ऋण पत्रों पर दे निश्चित ब्याज दर के रूप में एक निश्चित आय प्राप्त होती है। जो निवेशक होते हैं उनका क्या फायदा होता है, आपको तो पैसा मिल गया, आप व्यवसायी हो तो आपको पैसा मिल रहा है। जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनको एक निश्चित ब्याज दर पर के रूप में निश्चित आय प्राप्त होती है। और सामान्यतः ये जो ब्याज मिलता है ये बैंकों से ज्यादा मिलता है। ठीक है ना, अगर आप
जो पैसा है वो बैंक में जमा कराएंगे तो आपको जो ब्याज दर है अगर वो 7% है, तो जो आप अगर डिबेंचर में अगर पैसा लगाएंगे तो वहाँ आपको 10 से 11% तक भी ब्याज दर मिल सकती है। ठीक है ना। हालांकि बैंक का जो ऋण होता है उसके अपेक्षा ये जो ऋण पत्र हैं ये थोड़े से जोखिम वाले होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर कंपनी डूब जाती है तो आपको जो ऋण पत्रों के पैसे हैं वो भी बहुत कम आपको मिल पाता है। इसे कंपनी की ऋण पूंजी या उधार पूंजी भी कहते हैं। ठीक है। ऋण पत्र उधार ली गई राशि की लिखित पावती है। क्या है? एक रसीद है। तो जब आप कंपनी का ऋण पत्र खरीदते हैं तो आपको एक रसीद मिलती है जिसमें कि लिखा होता है कि आपके द्वारा कितने पैसे दिए गए हैं और आपको मिलने वाली ब्याज की दर भी उसके अंदर लिखी होती है। ठीक है ना, कि आपको सालाना कितना ब्याज मिलेगा। इसमें नियम और शर्तें जैसे ब्याज दर, भुगतान वापसी का समय, अगर आपको ऐसा आपका डिबेंचर है जिसमें कि पैसा वापस किया जाना है तो उसका समय भी उसमें लिखा गया है जाएगा, और दी गई जमानत। ठीक है ना, कि जो कंपनी है उसके द्वारा आपको क्या जमानत दी गई है। ठीक है ना, किस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपने उसको जो ऋण है वो दिया है। तो ऋण पत्र धारक कंपनी के ऋणदाता होते हैं। क्या होते हैं? ऋणदाता होते हैं, जिन्होंने ऋण दिया है कंपनी को, और वो निश्चित ब्याज प्राप्त करने के लिए अधिकारी हैं। उनको ये अधिकार है कि वो कंपनी से निश्चित जो ब्याज दर है उसके हिसाब से ब्याज प्राप्त करें। ठीक है। और लेकिन यहाँ पर एक चीज ये बहुत ध्यान रखने योग्य है कि ऋण पत्रों के केस में जैसे अंशधारकों को क्या था, उनको वोटिंग राइट्स होता था। जो इक्विटी शेयर्स वाले होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, उनके पास वोटिंग राइट होता है। वो कंपनी का जो प्रबंधन है उसमें दखल दे सकते हैं। लेकिन जो ऋण पत्र वाले जो अधिकारी होते हैं, ऋण पत्र धारक होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, उनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है, कोई मताधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसलिए वो कंपनी के दिन प्रतिदिन के प्रबंध में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वो डिस्टर्ब कंपनी का मैनेजमेंट को नहीं कर सकते हैं। सामान्यतः ऋण पत्र पूर्णतः सुरक्षित होते हैं। ये माना जाता है कि पूरी तरीके से सिक्योर्ड होते हैं। ऋण पत्र धारक कंपनी की संपत्तियां बेचकर ब्याज या मूलधन वसूल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जब आपने ऋण पत्र लिया है तो उस ऋण पत्र पर लिखा रहता है कि आपके ऋण पत्र के अगेंस्ट कंपनी की कौन सी संपत्ति जमानत पर है। तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप जो कंपनी की संपत्तियां हैं उनको बेचकर अपना ब्याज और मूलधन, ठीक है ना, जो प्रिंसिपल आपने दिया है और जो ब्याज आपको मिलना था वो दोनों वसूल कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन रहता है। अब हम बात करेंगे ऋण पत्रों के लाभों की। ऋण पत्र से क्या क्या होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है। तो पहला बेनिफिट तो है कि ये सुरक्षित ऋण है। ठीक है ना, ये जो ऋण है सिक्योर्ड है। कंपनी का समापन अगर हो जाता है, कंपनी बिक जाती है, कंपनी बंद हो जाती है, तो वो होने पर जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं या जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स हैं, जो अंशधारक हैं, उनका कोई भी भुगतान तब होगा जबकि आपके ऋण पत्रों का भुगतान हो जाएगा। पहले आपके ऋण पत्रों का भुगतान किया जाएगा, उसके पश्चात जो बारी आएगी वो पूर्वाधिकार अंशधारकों की आएगी, उसके पश्चात जो समता अंशधारक हैं उनकी बारी आएगी। तो ये एक क्रम में होता है, एक वरीयता मिलती है। सबसे पहली वरीयता मिलती है लोन वालों को, यानी कि जिन्होंने उनको ऋण दिया है। तो ऋण पत्रों के लाभ ये है कि ऋण पत्र सबसे सुरक्षित ऋण है। कंपनी बंद होती है तो सबसे पहले इनका भुगतान होता है, उसके पश्चात ही जो अंशधारक हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनका कोई भुगतान किया जाता है। लाभ नहीं हो रहा है कंपनी को, कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है, तो वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देगी, लाभांश नहीं देगी। लेकिन जो ऋण पत्र धारक हैं, जिन्होंने लोन दे रखा है, जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, उनको निश्चित दर से आय जरूर मिलेगी, उनको उनका ब्याज मिलेगा, चाहे कंपनी को फायदा हो या ना हो। जब कंपनी को अधिक लाभ होता है तो ऋण पत्रों का निर्गमन कंपनी को उसके समता अंशधारकों को ऊंची दर से लाभ प्रदान करने की सामर्थ्य प्रदान करता है। तो ये माना जाता है कि जब कंपनी प्रॉफिट में है, आपको पता है कंपनी अच्छा पैसा कमाने वाली है भविष्य में, तो आप क्या करेंगे, आप अधिक से अधिक ऋण लेंगे। ठीक है ना, आप अंश नहीं जारी करेंगे, अंशधारक अपने शेयर होल्डर्स की संख्या नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि आप लोन लेंगे। और लोन लेने से आपको फायदा होगा कि आपके जो वर्तमान शेयर होल्डर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो अंशधारक हैं, उनको अधिक मात्रा में आप ऊंची दर से लाभ प्रदान कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे उसको हम आगे अभी देखेंगे। तो ऋण पत्रों द्वारा कंपनी प्रबंध नियंत्रण को प्रभावित किए बिना अतिरिक्त पूंजी प्राप्त कर सकती है। अभी आपको मैंने बताया था कि कंपनी के प्रबंध में कोई भी हिस्सा नहीं होता है ऋण पत्र धारकों का, वो आपकी मैनेजमेंट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। इसलिए अगर कंपनी चाहती है कि वो अपने प्रबंध को बिना छेड़े, प्रबंध का कंट्रोल को बिना छेड़े हुए
पैसा प्राप्त करना चाह रहे हैं तो ये एक अच्छा साधन है। ऋण पत्र एक अच्छा साधन है पैसा एकत्र करने का। और ऋण पत्रों पर दिए गए ब्याज को व्यय के रूप में माना जाता है, मतलब इसको खर्चे के रूप में माना जाता है। ये माना जाता है कि जो आपने ब्याज दिया है वो एक प्रकार का खर्चा होता है। ये कंपनी के लाभों पर प्रभार होता है, इसका जो भार पड़ता है वो कंपनी के लाभों पर पड़ता है और कंपनी के लाभ उसी अनुपात में कम हो जाते हैं, उसी हिसाब से कम हो जाते हैं और इस प्रकार से कंपनी इनकम टैक्स बचा लेती है। आपको पता है इनकम टैक्स किस पर लिया जाता है? इनकम टैक्स लिया जाता है आपको होने वाले लाभ पर, यानी कि आपको होने वाली आय पर। और आय कैसे निकलती है? आय निकलती है कि आप जो पैसा आपको बाजार से मिल रहा है उसमें से जो अपनी लागत है आप उसको घटा देंगे तो आपकी आय आ जाएगी। तो ये जो ब्याज होता है ये भी लागत में आता है। किस में आता है? लागत में आता है। इसलिए ब्याज को आप लागत में इंक्लूड कर लेते हैं। तो जो आपको पैसा बाहर बाजार से मिला है, विक्रय करके मिला है, जो बिजनेस से आपकी इनकम है उसमें से आप इसको घटा देंगे तो इस प्रकार से आपकी इनकम कम हो जाएगी और आपको कम इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे ऋण पत्रों की सीमाओं की। तो जब कंपनी अच्छी और स्थिर आय की आशा करती हो तो ही ऋण पत्रों को निर्गमित करना चाहिए। अगर आपकी आय का अनुमान ठीक नहीं है, आपको पता है कंपनी आगे प्रॉफिट नहीं कमाने वाली है, तो आपको ऋण पत्रों को जारी करने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऋण पत्रों को लेकर आप एक प्रकार का अपने ऊपर दायित्व क्रिएट कर लेते हैं, दायित्व बना लेते हैं कि आप, क्योंकि आपको उसमें एक तय ब्याज देना पड़ता है। तो इसलिए कोशिश ये की जाती है जब कंपनी अच्छी और स्थिर आय की आशा नहीं करती है, मतलब जब रिसेशन की दौर होता है, जब मंदी से गुजर रही होती है, तो ऋण पत्रों को निर्गमित नहीं करती है। जिस कंपनी के पास पर्याप्त स्थायी संपत्तियां नहीं होती हैं, क्योंकि ऋण पत्रों के लिए आपको जरूरी है कि आप किसी प्रकार की जो संपत्ति है उसके ऊपर प्रभार बनाएं, ठीक है ना, उसको मॉर्टगेज करें, उसको गिरवी रखें। तो उसके लिए आप, अगर आपके पास स्थायी संपत्तियां ही नहीं है तो आप ऋण पत्रों को निर्गमित कर उधार नहीं ले सकते हैं। ये भी एक सीमा है। ऋण पत्रों का निर्गमन कंपनी की उधार क्षमता को कम कर देता है। आप जितने ऋण पत्र निकालते जाएंगे उसी प्रकार से आपकी जो स्थायी संपत्तियां हैं वो गिरवी होती चली जाएंगी। जैसे जैसे स्थायी संपत्तियां गिरवी होती चली जाएंगी तो आपके पास उधार लेने की क्षमता कम होती जाएगी। ठीक है ना। तो जितने मात्रा में आप ऋण पत्र निर्गमित करेंगे उसी मात्रा में आपकी उधार लेने की जो क्षमता है वो कम होती जाएगी। अगला है समता पर व्यापार, यानी कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अभी मैंने आपसे बात की थी कि कोशिश ये करती है कंपनी कि वो जब अच्छा प्रॉफिट कमा रही होती है तब ज्यादा से ज्यादा ऋण पत्रों के माध्यम से, यानी कि लोन के माध्यम से पैसा ले, भले ही वो बैंक से लोन ले या फिर डिबेंचर जारी करे, ऋण पत्र जारी करे। वो क्यों करेंगी, इसको हम एक छोटे से उदाहरण से समझेंगे। ठीक है ना। तो समता पर व्यापार का संबंध अधिक ऋण प्रयोग द्वारा समता अंशधारकों को अधिक आय के प्रति सुनिश्चित करना है। मतलब आप ज्यादा ऋण लेंगे तो आप अपने जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको अधिक आय दे पाएंगे। यह तभी व्यवहारिक होता है जब लाभार्जन शक्ति बहुत अधिक हो, मतलब बहुत अधिक चांसेस हो कि आपको फायदा होगा, आपको लाभ होगा। और निवेश की गई राशि पर आय की दर उधार राशि पर दी जाने वाली ब्याज दर से अपेक्षाकृत अधिक हो। ये भी जरूरी है। ये जरूरी है कि आप जो पैसा लगा रहे हो, जिस प्रोजेक्ट में भी आप पैसा लगा रहे हो, मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं जिसमें कि आपको उम्मीद है कि आप 10% प्रति वर्ष के हिसाब से पैसा कमा सकते हैं। ठीक है ना। तो और आपको ब्याज जो दर देनी पड़ रही है ऋण पत्रों में वो 12% देनी पड़ रही है। ठीक है ना। तो क्या आप ऋण लेना चाहेंगे? नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि आपको पैसा जो देना है वो 12% के हिसाब से देना है और जो कमा पा रहे हैं आप केवल 10% के हिसाब से कमा पा रहे हैं। तो ये 2% का डिफरेंस कौन देगा? ये 2% का जो डिफरेंस है, इसका जो लोड पड़ेगा वो आपके अंशधारकों पर पड़ेगा, उतना उनका प्रॉफिट का हिस्सा कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस केस में आपको ब्याज पर पैसा नहीं लेना चाहिए, चाहे वो ऋण पत्र से ले रहे हो चाहे आप बैंक के लोन से ले रहे हो। ठीक है, समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं एक उदाहरण की। तो उदाहरण जो आपकी किताब में दिया है उसमें एक प्रोजेक्ट आपकी कंपनी के सामने आया है जिसमें कि आपको 5 करोड़ रुपया लगाना है, 5 करोड़ रुपए का निवेश करना है। उससे आपको 20% प्रतिवर्ष आय प्राप्त होगी। 20% का मतलब हो गया 5 करोड़ का 20% होता है 1 करोड़। कितना? 1 करोड़ रुपया आपको साल का मिलेगा इस प्रोजेक्ट के हिसाब से। ठीक है ना। तो अब आपके पास इस किताब में 2 ऑप्शन आपके डिस्कस किए गए हैं जो कि मैंने 2 अलग अलग खानों में आपको दिखाऊंगा। पहला जो ऑप्शन है वो ये है, आपके पास पैसे जुगाड़ करने का 5 करोड़ रुपए का आपका अरेंजमेंट करना है क्योंकि प्रोजेक्ट में लगाना है। तो 5 करोड़ रुपए के लिए आप हो सकता है 2.5 करोड़ रुपए तो अपने पास से लगा दो, मतलब अपने पास के मतलब है इक्विटी होल्डर से लगा दो। तो आप 2.5 करोड़ रुपए के 10 रुपए मूल्य के समता अंशों का निर्गमन कर सकते हो।
एक तो ये ऑप्शन आपके पास है, या फिर आप 2.5 करोड़ और साथ में आप 2.5 करोड़ रुपए 10% के ऋण पत्रों के निर्गमन से द्वारा प्राप्त कर सकते हो। तो 2.5 करोड़ तो आप जुटा लो लोन से या डिबेंचर से, और 2.5 करोड़ आप जुटा लो शेयर से। एक तो ये ऑप्शन है आपके पास। तो जब आप 2.5 करोड़ रुपया शेयर के माध्यम से जुटा रहे हो और 2.5 करोड़ रुपया जो 10% ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा जुटा रहे हो, उसमें क्या आपको फायदा होगा। और दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप 80% पैसा उठा लो लोन से और 20% उठा लो शेयर होल्डर से, इक्विटी होल्डर से, यानी कि शेयर जारी करके। यानी कि 4 करोड़ आप उठा लो ऋण पत्रों के माध्यम से, जिसमें कि ब्याज 10% है। दोनों केसेस में ब्याज सेम है, 10% के ब्याज पर आपको ऋण पत्र मिल रहे हैं। और यहाँ पर आप 2.5 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं अंश पूंजी से, यहाँ आप केवल 1 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं अंशों के माध्यम से। यहाँ आप 2.5 करोड़ जुटा रहे हैं लोन के माध्यम से, यहाँ आप जुटा रहे हैं 4 करोड़। तो यहाँ आपने लोन की संख्या, लोन की मात्रा बढ़ा दी है, ऋण की मात्रा बढ़ा दी है। तो जो पहला केस है, पहले केस में आपको पता है इनकम कितनी होने वाली है, आपको 1 करोड़। एक केस दोनों में इनकम बराबर है, 1 करोड़ की इनकम होगी। अब 10% का जो ब्याज है वो आपको कितने पर देना है, 2.5 करोड़ रुपए पर देना है। ठीक है ना, आपने 2.5 करोड़ रुपए का लोन ले रखा है, तो 2.5 करोड़ रुपए के लोन पर आपको ब्याज कितना बनेगा, 25 लाख का लोन ब्याज बनेगा। 25 लाख के ब्याज को आप अगर 1 करोड़ में से घटा देंगे तो आपके पास ब्याज देने के पश्चात जो धनराशि आएगी वो आएगी 75 लाख रुपए। तो 75 लाख रुपए आपको किसके अगेंस्ट मिले हैं, 75 लाख रुपए मिले हैं आपको इक्विटी होल्डर्स को देने के लिए। ठीक है ना, अंश पूंजी पे जो आपकी आय हुई है वो 75 लाख की हुई है, और आपने लगाई कितने पैसे थे, 2.5 लाख रुपए लगाए थे। ठीक है ना, तो 2.5 लाख रुपए में से अगर आपको 75 लाख रुपए की आय हो रही है तो वो हो गया 30%। अगर आप उसका प्रतिशत निकालने बैठेंगे तो वो आएगा 30%। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से जब हम 50-50 का रेशियो ले रहे हैं, 50% लोन और 50% इक्विटी, तो आपको जो जो ब्याज जो आय हो रही है अंश पूंजी पर 30% हो रही है। अब दूसरे उदाहरण में देख लेते हैं। दूसरे विकल्प में आपको ब्याज देने के पश्चात, क्योंकि यहाँ ब्याज कितना है, 4 करोड़ रुपए पर आपको 10% के हिसाब से ब्याज देना है। 1 साल का ब्याज आएगा 40 लाख रुपए। कितना आएगा, 40 लाख रुपए। 1 करोड़ रुपए आपको फायदा हुआ है, 1 करोड़ में से आप 40 लाख घटाएंगे तो आपको ब्याज देने के पश्चात जो पैसा बचेगा आपके पास, वो बचेगा 60 लाख रुपए। ठीक है ना, तो 60 लाख रुपए आपने इक्विटी कितनी लगाई थी इसमें, 1 करोड़ रुपए केवल। आपने जो इक्विटी का पैसा लगाया है वो लगाया है 1 करोड़। तो 1 करोड़ का 60 लाख जो है वो कितना प्रतिशत बैठेगा, 60% बैठेगा। ठीक है ना, तो जो अभी आपका 30% आ रहा था वो बढ़कर कितना हो जा रहा है, 60% हो जा रहा है, मतलब दुगना हो जा रहा है। आपने क्या किया है, आपने दूसरे विकल्प में लोन यानी कि ऋण पत्रों के माध्यम से जो पैसा है वो बढ़ा दिया है, और इक्विटी का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम कर दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको इतना फायदा हो गया है। ठीक है, तो ये होता है लोन यानी कि ऋण का फायदा, इसको ही ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं। तो इसके हिसाब से ऋण के बहुत अधिक अनुपात में प्रयोग से समता अंश पूंजी पर आय की दर सीधे दुगनी हो गई, जो अभी हमने एग्जाम्पल में देखा। इसके साथ साथ लेकिन एक बहुत बड़ा जोखिम भी इससे जुड़ा हुआ है। वो क्या है, अगर लाभार्जन शक्ति, जो आप लाभ कमा रहे हैं उसका रेट अगर 10% की दर से कम हो जाए, ठीक है ना, अभी तो आप ज्यादा कमा ले रहे थे, तो क्या हो जाएगा, तब आपको जो ऋण पत्रों पर 10% की दर से आप ब्याज तो देंगे ही देंगे, क्योंकि वो तो आपको कमिटमेंट है, वो तो आपकी लाइबिलिटी है, वो आपको देना ही देना है। तो उसकी वजह से आपको जो इक्विटी होल्डर्स है उनको जो इनकम हो रही है वो 10% से घट जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपको मान लीजिए आपने 8% की दर से ही आपको पैसा मिल रहा है, और आपको देना है कितना, 10%, तो आपको लोन वाले को ही देना है। तो जो ये 2% का डिफरेंस हुआ, ये सब किस पे लोड पड़ेगा, ये लोड पड़ेगा समता अंश पूंजी वालों पे। तो उनका जो फायदा है, उनका जो मुनाफा है, उनकी जो आय है वो 10% से घट जाएगी। तो इसलिए हम केवल तभी ऋण का अनुपात अधिक रखेंगे जबकि हमारे सामने लाभार्जन की बहुत ज्यादा गुंजाइश हो, लाभार्जन शक्ति ज्यादा हो। और लाभार्जन शक्ति किससे ज्यादा हो, लाभार्जन शक्ति जो हमारे को ब्याज देना पड़ रहा है उससे ज्यादा हो। ठीक है, आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो आप बताइएगा, फिर एक बार इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। अब हम बात करेंगे ऋण पत्रों के प्रकार की। कौन कौन से प्रकार के ऋण पत्र होते हैं, कौन कौन से टाइप के डिबेंचर्स बाजार में मिलते हैं। सबसे पहला है शोधनीय एवं अशोधनीय ऋण पत्र, दूसरा है परिवर्तनीय एवं अपरिवर्तनीय, तीसरा है सुरक्षित और असुरक्षित, और चौथा है पंजीकृत एवं
वाहक ऋण पत्र। तो एक एक करके इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले है शोधनीय और अशोधनीय। तो ऐसा ऋण पत्र जिनकी धन वापसी एक निश्चित अवधि को होती है, मतलब आपको पैसा उसमें लिखा हुआ है कि कब वापस करना है, तो वो ऋण पत्र कहलाएंगे शोधनीय। ठीक है ना, जो पैसा आपने पब्लिक से कलेक्ट किया है डिबेंचर के माध्यम से, अगर वो उसमें धन वापसी की तारीख लिखी हुई एक निश्चित तिथि है उसके अंदर, तो वो शोधनीय कहलाएंगे। ठीक है ना। और अशोधनीय कौन से होंगे? जिसमें कोई निश्चित समय नहीं होता है, यानी कि जिस पर धन वापसी के लिए कंपनी बाध्य नहीं है। ठीक है ना, बाध्य नहीं होगी। ऐसे ऋण पत्र धारक धन वापसी की मांग नहीं कर सकते जब तक, कब तक नहीं कर सकते? जब तक कि कंपनी ब्याज के भुगतान में कोई चूक ना कर दे, मतलब ब्याज का भुगतान करना बंद ना कर दे। ठीक है। अगला जो प्रकार है वो है परिवर्तनीय एवं अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। तो परिवर्तनीय ऋण पत्र कौन से ऋण पत्र होते हैं? ऐसे ऋण पत्र होते हैं, ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जिनको कि आप शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उनको आप जो समता अंश हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, उनमें परिवर्तित करने का विकल्प आपके पास होता है, तो वो होते हैं परिवर्तनीय। मतलब आप पैसा तो लोन वाला दे रहे हो, लेकिन अगर आप देख रहे हो कि कंपनी बहुत अच्छा लाभ कमाने लग रही है और आप चाहते हो कि आप कंपनी के इक्विटी होल्डर बन जाओ, इक्विटी शेयर होल्डर बन जाओ, तो अगर आपके पास परिवर्तनीय कन्वर्टेबल वाले अगर डिबेंचर्स हैं तो आप उनको परिवर्तित कर सकते हो समता अंशों में। ठीक है, ये आपके पास एक विकल्प होता है। लेकिन अपरिवर्तनीय ऋण पत्रधारकों के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं होता है। उनको हमेशा वो ऋण पत्र धारक ही रहेंगे, वो कंपनी के समता अंश धारक नहीं बन सकते हैं। अगला जो प्रकार है वो है सुरक्षित और असुरक्षित ऋण पत्र। तो सुरक्षित और असुरक्षित नाम से ही लग रहा है। सुरक्षित में तो आपको कंपनी द्वारा सुरक्षा का वायदा, यानी सुरक्षा का कुछ ना कुछ गारंटी दी गई है। वो गारंटी किसी न किसी प्रकार से जो संपत्तियां होती हैं, जो प्रॉपर्टी है, उसकी जमानत के रूप में होती है। तो सुरक्षित ऋण पत्रों को कंपनी जमानत के रूप में अपनी संपत्तियों पर प्रभार के साथ निर्गमित करती है, मतलब अपनी कंपनियों को मॉर्गेज करती है। यह प्रभार स्थायी भी हो सकता है और फ्लोटिंग भी हो सकता है, यानी कि चल भी हो सकता है, जो कि हो सकता है समय के साथ धीरे धीरे कम होता चला जाए। सुरक्षित ऋण पत्र बंधक मॉर्गेज्ड ऋण पत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। जो सुरक्षित ऋण पत्र होते हैं उनको बंधक यानी कि मॉर्गेज्ड ऋण पत्र भी कहा जाता है। असुरक्षित ऋण पत्र जो होते हैं वो संपत्तियों पर बिना प्रभार के केवल भुगतान वापसी के वायदे पर निर्गमित किए जाते हैं, मतलब कंपनी सिर्फ और सिर्फ भुगतान वापसी का वायदा करती है और असुरक्षित ऋण पत्र जारी कर देती है। ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी जो कंपनियां हैं, ऐसी कंपनी जिन पे कि ज्यादा विश्वास है लोगों को, ऐसी कंपनियां इस टाइप का जो ऋण पत्र है वो जारी करने में सक्षम हो सकती हैं। ठीक है। अगला है पंजीकृत और वाहक ऋण पत्र। तो पंजीकृत ऋण पत्र तो वो होते हैं जो कि बिल्कुल रिकॉर्डेड होते हैं, जिनका रिकॉर्ड कंपनी के पास होता है। पंजीकृत ऋण पत्रों के जारी करने के लिए निर्गमित करने वाली कंपनी ऐसे ऋण पत्र धारकों का रिकॉर्ड रखती है, पूरा एक रिकॉर्ड रखा जाता है, उनका रजिस्ट्रेशन होता है। इस प्रकार के ऋण पत्रों को की कोई भी बिक्री या हस्तांतरण, अगर आपने डिबेंचर ले रखे हैं, रजिस्टर्ड वाले डिबेंचर ले रखे हैं और आप उनको बेचना चाहते हैं किसी दूसरे आदमी को या ट्रांसफर करना चाहते हैं किसी के नाम में, ठीक है ना, तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन भी कंपनी में कराना पड़ेगा। जबकि जो वाहक ऋण पत्र होते हैं एक तरह से विनिमय साध्य प्रलेख हैं, मतलब एक्सचेंजेबल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको कि आप एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, विनिमय कर सकते हैं और सुपुर्दगी मात्र से ही हस्तांतरणीय है। ठीक है ना, आप केवल दूसरे को सुपुर्द कर दें उन कागजों को, तो वो ऋण पत्र उसके हो गए। ठीक है। कंपनी इस प्रकार के ऋण पत्र धारकों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखती है, वो केवल ऋण पत्रों का रिकॉर्ड रखेगी। उसे कोई मतलब नहीं कि उसका मालिक कौन है। ठीक है ना, जिसके पास भी फिजिकली वो मिलेंगे वही उसका मालिक होगा। ठीक है। तो आज हमने जाना कि ऋण पत्रों के बारे में जाना डिटेल से, कि ऋण पत्र क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स के लाभ क्या हैं। फिर हमने देखा कि कंपनी जो है वो अगर लोन लेती है, लोन ज्यादा उठाती है और ऐसी दशा में उठाती है जबकि वो लाभ काफी हो रहा है, उसकी लाभ अर्जन शक्ति काफी है, तो उसको जो उसके अंशधारक हैं उनको उनकी आय में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है, बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। इसलिए अक्सर कंपनी अधिक से अधिक मात्रा में लोन लेने की कोशिश करती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे अंशों और ऋण पत्रों के मध्य अंतर की। क्या क्या अंतर होते हैं अंश और ऋण पत्रों में? तो अंश और ऋण पत्रों के जो अंतर हैं वो कुछ आधारों पर दिए हैं। पांच आधारों पर बांटे गए हैं। कौन कौन से हैं एक एक करके देख लेते हैं। 6 आधार हैं। पहला आधार है स्थिति।
तो जो अंशधारक होते हैं, अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, ठीक है, जबकि ऋण पत्र धारक कंपनी के ऋणदाता होते हैं, ये हमने देखा था। वे स्वामित्व पूंजी उपलब्ध कराते हैं, ऐसी पूंजी उपलब्ध कराते हैं जो वापस देय नहीं होती सिवाय कंपनी के समापन पर। जबकि ऋण पत्र धारक एक निश्चित अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं जिनका वापस भुगतान करना पड़ता है, ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस है। अंशधारक जहां कंपनी के स्वामी हैं, वहां ऋण पत्र धारक कंपनी के ऋणदाता हैं, ठीक है ना। अगली बात आती है, अगला आधार है निवेश पर आय की प्रकृति। तो आपको पता है अंशधारक जो होते हैं उनको लाभांश मिलता है, इसकी राशि निश्चित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी के लाभों पर निर्भर करती है। जबकि जो ऋण पत्र हैं, जो डिबेंचर्स हैं, उन पर निश्चित दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है। यदि कंपनी घाटे में चल रही है तब भी ब्याज देय होता है। अगली बात आती है अधिकार की। जो अंशधारक होते हैं वो कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं और उन्हें मतदार मतलब उनके पास अधिकार होता है, उनका वोटिंग करने का अधिकार होता है और कंपनी की नीतियां निर्धारित करने का भी अधिकार होता है। जबकि जो ऋण पत्र धारक हैं वो कंपनी की बैठकों में भाग लेने का अधिकार उनको नहीं होता है, अतः कंपनी के प्रबंध में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है ना। अगली बात आती है जमानत की। तो अंशों को निर्गमित करने के लिए जमानत की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी प्रकार की संपत्ति पर कोई भी प्रभार या मॉर्गेज क्रिएट करने की आपको आवश्यकता नहीं है अगर आप शेयर जारी कर रहे हैं। जबकि अगर आप डिबेंचर जारी कर रहे हैं तो ये सामान्यतः सुरक्षित होते हैं। इसलिए जब भी ऋण पत्र निर्गमित किए जाते हैं तब पर्याप्त स्थायी संपत्तियों का होना आवश्यक होता है, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। अगला है पुनर्भुगतान का क्रम। तो आपको पता है अंशधारकों को सबसे बाद में भुगतान किया जाता है। ऋण पत्र धारकों एवं लेनदारों को भुगतान करने के बाद ही अंश पूंजी को वापस किया जाता है, ठीक है ना। अंशधारकों की तुलना में ऋण पत्र धारकों को पुनर्भुगतान में प्राथमिकता दी जाती है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं। सबसे पहले आप ऋण पत्र धारक को उसका पैसा वापस करेंगे जब कंपनी बंद हो रही है उस समय। अगला है जोखिम। जोखिम की बात करें तो अंशों में आय में अनिश्चितता के कारण जोखिम अधिक होता है, जबकि आय में निश्चितता, क्योंकि ब्याज दर निश्चित है, ब्याज निश्चित है, उसके कारण जो ऋण पत्र है उसमें जोखिम बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो इतना ही आज की वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबे बन जाते हैं, पता नहीं आपको कितना अच्छा लगता होगा या नहीं लगता होगा। ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, इन पर आप हमसे बात कर सकते हैं मैसेज के थ्रू अगर आप करना चाहें तो, ठीक है ना। और आप लोगों से एक बार अनुरोध वही रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों उनके साथ हमारी वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।